जय हिंद। मैं फिजिक्स का जो चैप्टर पढ़ा रहा था न्यूटन के गति का नियम, वो चैप्टर पूरा कंप्लीट मैंने करा दिया है। तीनों नियम प्रथम, द्वितीय और तृतीय कंप्लीट बहुत अच्छे से मैंने कराया है, क्योंकि उसमें आप जो देखोगे एग्जाम्पल, उदाहरण, आपके दैनिक जीवन में जो चीजें आप देखते हो ना, उसी को मैंने रिलेट करा करके बताया हुआ है। और साथ ही साथ ये भी मैंने उसमें बताया है कि बल क्या होता है और बल न्यूटन के किस नियम से प्राप्त होता है। तो एक बार आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा जो न्यूटन के गति का नियम है, ताकि आपको पूरा न्यूटन के गति का नियम का जो कॉन्सेप्ट है वो अच्छे से समझ में आ जाएगा। और साथ ही साथ आपका एक कॉन्फिडेंस जो बूस्टअप है ना, वो बहुत ज्यादा हो जाएगा। क्योंकि जब तक आप देखोगे नहीं तब तक आपको समझ में नहीं आएगा कि मेरे बताने का तरीका कितना बेहतर है। क्योंकि मैं ये तो नहीं कह रहा हूं कि मैं बेहतर हूं, बट इतना जरूर कहूंगा कि आप अगर उसको देखोगे आप खुद डिसाइड करोगे कि मैं बेहतर हूं या नहीं हूं। तो एक बार उस वीडियो को जरूर देखिएगा जिसमें न्यूटन के गति का नियम मैंने बताया हुआ है। ठीक है, आज का जो इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं फ्रिक्शन यानी घर्षण, एक नया चैप्टर। और इस घर्षण के बारे में पूरा डिटेल्स के साथ जानेंगे, ए टू जेड, कोई भी चीज छूटने नहीं वाला है। क्योंकि इस घर्षण चैप्टर के अंतर्गत जितना भी बेसिक से लेकर के हाई कॉन्सेप्ट है सब हम लोग इसमें सीख लेंगे। तो चलिए आप हेडिंग लिख लीजिए, चैप्टर का नाम फ्रिक्शन यानी घर्षण है ना, घर्षण जिसे बोलते हैं फ्रिक्शन। देखिए, समझते हैं कि आखिर में घर्षण क्या है, फ्रिक्शन क्या है। तो देखिए, दो वस्तुओं के बीच है ना, जब दो वस्तु एक दूसरे के संपर्क में आती हैं है ना, तो उनके सतहों के बीच लगने वाले बल को घर्षण बल कहते हैं। बताइए, समझ में आया? फिर से सुनिए, घर्षण क्या है कि दो वस्तु हैं और दो वस्तुओं को जब एक साथ संपर्क में लाओगे तो इनके सतह एक दूसरे से रगड़ कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? रगड़ कर रहे हैं। देखिए, एक सतह रगड़ कर रहे हैं, यही आपका घर्षण है। और रगड़ के कारण इसके अंदर बल उत्पन्न हो रहा है, उस बल को घर्षण बल कहते हैं। बात समझ में आ गया? कितना आसान है। घर्षण क्या है? तो जब दो वस्तुएं एक दूसरे के संपर्क में आती हैं तो उन वस्तुओं का सतह है ना एक दूसरे से क्या करता है? घर्षण करता है, और उसके ऊपर यानी उन सतहों के बीच में एक बल उत्पन्न होता है जिसे घर्षण बल कहते हैं। यानी आपको घर्षण चैप्टर में पहला कॉन्सेप्ट क्या याद रखना है कि घर्षण बल, क्या चीज? घर्षण बल। तो यानी आपको समझ में आ गया कि दो सतहों के बीच है ना, दो सतहों के बीच या दो वस्तुओं के सतहों के बीच लगने वाले बल को घर्षण बल कहते हैं। एक बात याद रखिएगा कि घर्षण बल तभी लगेगा जब दो वस्तुएं एक दूसरे से चिपकेंगी यानी संपर्क में आएंगी। अगर दो वस्तुएं एक दूसरे से संपर्क में नहीं है तो घर्षण बल नहीं लगेगा। जैसे एक ये वस्तु है, एक ये वस्तु है, देखिए दोनों पास पास है, तो क्या घर्षण बल लगेगा? नहीं लगेगा। जैसे ही ये चिपक जाएंगी, सट जाएंगी, तो इनके बीच लगेगा जो बल, वही होगा आपका घर्षण बल यानी फ्रिक्शन फोर्स। याद रहेगा आपको कि घर्षण बल क्या होता है? फिर से सुन लीजिए, कहिएगा कि जब दो वस्तुएं एक दूसरे के संपर्क में आती हैं तो उन वस्तुओं के सतहों के बीच लगने वाला बल घर्षण बल कहलाता है। क्या कहलाता है? घर्षण बल कहलाता है। दूसरी बात यह कि घर्षण बल जो फ्रिक्शन फोर्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं? फ्रिक्शन फोर्स है ना। फ्रिक्शन मतलब कि घर्षण और फोर्स का मतलब कि बल। अब देखिए कि ये है एक वस्तु, क्या है? ये एक वस्तु है, ये वस्तु है, ध्यान रखिएगा। और दूसरा ये सतह है किसी चीज का, है ना। ये मान लीजिए रोड है, ये है ना, ये रोड है और ये वस्तु है, ऑब्जेक्ट है, ये है आपका ऑब्जेक्ट है। अब ये ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में जा रहा है
है ना, ये डायरेक्शन है इसके जाने का। क्या हुआ कि कोई व्यक्ति इसको धक्का दे रहा है, तो देखिए ये जब रोड और ये ऑब्जेक्ट दोनों क्या ये इनके सतह ये आपस में चिपक रहे हैं। यहाँ पे देखिए ये सतह आपस में सट रहे हैं ना, तो ये जब सतह आपस में चिपक रहे हैं तो इनके बीच यहीं पे लगने वाला जो बल है वो कौन सा बल है आपका, फ्रिक्शन फोर्स यानी घर्षण बल। कौन सा बल लग रहा है, घर्षण बल। अब समझिए वस्तु की जो गति की दिशा है आप देख रहे हो इस डायरेक्शन में है ना, वस्तु की गति की जो दिशा है वो दूसरे डायरेक्शन में है, जबकि इसके विपरीत दिशा में घर्षण बल लगता है। याद रखिएगा, यानी वस्तु जिस दिशा में गति करेगी उसके विपरीत दिशा में घर्षण बल लगता है। यानी वस्तु अगर गति इस दिशा में कर रही है तो घर्षण बल इसके विपरीत दिशा में लगेगा। कहाँ लगेगा, विपरीत दिशा में लगेगा। ये अपने दिमाग में फीड कर लीजिएगा कि वस्तु जिस दिशा में गति करती है उसके विपरीत दिशा में घर्षण बल लगता है। क्लियर हो गया। तो ये दिमाग में आपको रखना ही पड़ेगा, क्योंकि एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है कि घर्षण बल कार्य करता है वस्तु के गति की दिशा में, वस्तु के गति के लंबवत, वस्तु के गति के विपरीत दिशा में, या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा जो घर्षण बल होता है ना, वस्तु के गति के विपरीत दिशा में कार्य करता है। ये बात क्लियर हो गया। तो ये आपको चीजें याद रखनी ही पड़ेगी। चलिए, तो घर्षण बल तो समझ में आ गया कि घर्षण बल दो सतहों के बीच में ही लगता है, ठीक है, और ये घर्षण बल वस्तु के गति के विपरीत दिशा में कार्य करता है। कंप्लीट हुआ। चलिए, अब हम लोग जानते हैं कि आखिर में जो घर्षण बल है, ठीक है, ये घर्षण बल है, ये क्या फायदेमंद है या नुकसानदायक है। तो समझिएगा ध्यान से, ये घर्षण बल जो है कि इस बल को एक नाम देते हैं क्षयकारी बल या क्षीण बल। क्या चीज, क्षयकारी बल या क्षीण बल। क्योंकि देखिए ये बल क्या करता है, घर्षण बल किसी भी वस्तु को ना खराब कर देता है। क्या करता है, खराब कर देता है, यानी नुकसान पहुंचा देता है। जैसे समझिए ये ऑब्जेक्ट और ये रोड अगर एक दूसरे को रगड़ करके चल रहे हैं, घर्षण बल के जो घर्षण बल उत्पन्न हो रहा है वो कहीं ना कहीं इस ऑब्जेक्ट के सतह को खराब कर देगा और रोड को भी कहीं ना कहीं खराब करेगा। इसलिए इसे क्षयकारी बल या क्षीण बल भी कहा जाता है। जैसे आप देखिए जब रोड पर गाड़ियां चलती हैं तो गाड़ियों के पास क्या होता है, टायर होता है, और वो टायर रगड़ खाता है कहाँ, सतह पर, रोड के सतह पर। तो धीरे धीरे टायर की गोटी खत्म हो जाती है ना। तो घर्षण बल क्या करता है कि वस्तु को नुकसान पहुंचा देता है, इसीलिए इसे क्षयकारी बल या क्षीण बल भी कहा जाता है। क्लियर हो गया। चलिए, अब आपको एक बात मैं बताऊं कि घर्षण बल एक तरह का, याद रखिएगा कि संपर्क बल है ना। कहीं आपसे पूछ दिया जाए कि घर्षण बल एक ऐसा बल है, तो याद रखिएगा एक प्रकार का संपर्क बल है। मतलब कि यह संपर्क सतहों से उत्पन्न होता है। क्योंकि एग्जाम में ना प्रश्न कैसे भी घुमा करके पूछे जा सकते हैं। एक्चुअली दिमाग में आता ही नहीं कि यार ऐसे प्रश्न बन सकते हैं, लेकिन जिस दिन आप समझ गए कि अच्छा ऐसे प्रश्न बन सकते हैं, उस दिन आप अच्छे से कोई भी एग्जाम का प्रश्न आए आप आसानी से कर लोगे। ठीक है, तो ये घर्षण बल आपको समझ में आ गया। कौन सा बल है, क्षयकारी बल है या क्षीण बल है। ठीक है, ये सतहों के संपर्क से उत्पन्न होता है, इसलिए संपर्क बल भी कह सकते हैं। यानी अगर आपसे कभी पूछ दिया जाए कि बताइए कि इनमें से कौन सा बल संपर्क बल है, तो याद रखिएगा ये घर्षण बल एक संपर्क बल है। ठीक है, अब चलिए घर्षण बल अगर कहीं ज्यादा हो जाए, है ना, ज्यादा हो जाए तो आप उसे कम कैसे करोगे, है ना। घर्षण बल को कम करने का उपाय, है ना, उपाय देखिए, उपाय कौन सा उपाय, कम करने का, कम करने का। यानी घर्षण बल का जो उपाय है ये हम लोग जानेंगे कि घर्षण बल को कम कैसे करेंगे। ठीक है, क्या घर्षण बल अगर ज्यादा लग रहा है तो क्या कम हो सकता है, तो जी हाँ बिल्कुल कम हो सकता है। याद रखिएगा घर्षण बल को कम करने के लिए आप या तो स्नेहक डालिए, क्या डालिए, स्नेहक या तेल या ग्रीस या सबसे इंपॉर्टेंट ग्रेफाइट। क्या चीज, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट चिकना होता है और ये स्नेहक के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया है, ठीक है, कि ग्रेफाइट को किसके रूप में प्रयोग किया जाता है, तो याद रखिएगा स्नेहक
के रूप में भी प्रयोग किया जाता है, ठीक है, यानी लुब्रिकेंट के रूप में इसको प्रयोग किया जाता है ताकि घर्षण कम हो सके, है ना। तेल का भी प्रयोग किया जाता है, ग्रीस का भी प्रयोग किया जाता है। आपने देखा होगा गाड़ियों में जो बेरिंग होता है, यानी जो छड़ होते हैं, छड़ के अंदर ग्रीस डाला जाता है, क्यों? ताकि ग्रीस उस छड़ को उस बाहरी दीवार से, है ना, बेरिंग के दीवार से अटैचमेंट न होने दे, ज्यादा घर्षण न हो, नहीं तो ज्यादा घर्षण हो जाएगा तो घर्षण होने के कारण वो जो छोटे छोटे छड़ होते हैं ना, फूट जाएंगे, टूट जाएंगे। और आपने यही देखा होगा, नए लोग बोलते हैं कि हमारी गाड़ी का जो बेरिंग है फूट गया था। क्यों फूट गया था भैया? ग्रीस की कमी के कारण, ग्रीस कम हो गया था, जिसके कारण वो छड़ सीधे बेरिंग से टकरा रही थी और दोनों के बीच में घर्षण उत्पन्न हो गया। और जैसे घर्षण उत्पन्न हो गया तो घर्षण उत्पन्न होता है तो चीजों को खराब कर देता है। मैंने अभी आपको बताया था, यानी क्षयकारी बल होता है या क्षीण बल होता है। समझ में आ गया? तो ये घर्षण बल को कम करने के उपाय है। क्लियर? अब चलिए एक पॉइंट और याद रखिएगा कि घर्षण बल, है ना, घर्षण बल किस पर निर्भर करता है? तो याद रखिएगा घर्षण बल जो है ना कि वस्तु के सतह पर, ध्यान रखिएगा, वस्तु के सतह के क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता है। ये आपको पहला पॉइंट याद ही रखना है कि जो घर्षण बल होता है ना, ठीक है, वो वस्तु के सतह के क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता है कि इस वस्तु का नीचे वाला जो पेदी है, सतह है, वो कैसा है, उस पर निर्भर नहीं करता है। ये आपको दिमाग में बैठा कर ही रखना है कि उस पर ये निर्भर ही नहीं करता है। किस पर निर्भर करता है? तो ये निर्भर करता है वस्तु के प्रकृति पर। इस पर वस्तु के प्रकृति पर। याद रखिएगा कि घर्षण बल किस पर निर्भर करता है? वस्तु की प्रकृति पर निर्भर करता है, यानी वस्तु की प्रकृति कैसी है उस पर निर्भर करता है, न कि उसके सतह के क्षेत्रफल पर। दिमाग में ये बात आपको बैठ जानी ही चाहिए, क्योंकि ये भी प्रश्न बहुत बार पूछा गया है कि घर्षण बल किस पर निर्भर करता है? तो वस्तु की प्रकृति पर निर्भर करता है, न कि उसके सतह के क्षेत्रफल पर। बहुत सारे बच्चे गलती कर देते हैं कि सतह का क्षेत्रफल आंसर लगा देते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? उनके दिमाग में यही आता है कि भैया जो वस्तु है, तो वस्तु का सतह का क्षेत्रफल ही अगर खराब रहेगा तो उस पे घर्षण तो लगेगा ही लगेगा। बल्कि ऐसा कुछ नहीं है। किस पर निर्भर करता है? तो घर्षण बल आपका वस्तु की प्रकृति पर निर्भर करता है, क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता है। ये बात आपको समझ में आ गया? चलिए अब समझिए। अब मान लीजिए कि कोई वस्तु ऐसे लुढ़क रही है ना, या गेंद है, आपने जमीन पर ऐसे गेंद फेंक दिया, तो आप न्यूटन का नियम क्या कह रहा था? न्यूटन का प्रथम नियम यही कह रहा था कि अगर कोई वस्तु गति में है तो गति में रहेगी, अगर विरामावस्था में है तो विरामावस्था में रहेगी, तब तक उसके ऊपर बाह्य बल न लगा दिया जाए। तो आप सोचिए, जब हम गेंद को ऊपर की ओर फेंकते हैं तो गेंद क्यों रुक जाता है? पहला रीजन कि गुरुत्वीय त्वरण नीचे की तरफ गेंद पर लग रहा है, और दूसरा वायुमंडल में हवा है, उस हवा से वो गेंद टकरा करके रगड़ करके जा रही है। जैसे रगड़ करके जाएगी तो घर्षण बल उत्पन्न हो जाएगा, और घर्षण बल क्षयकारी होता है और विपरीत दिशा में लगता है। तो वस्तु अगर ऊपर की तरफ जा रही है तो घर्षण बल नीचे की तरफ काम करेगा, इसलिए गेंद धीरे धीरे रुक जाती है। अगर आप रोड पर भी अगर एक गाड़ी को धक्का दे करके छोड़ दोगे तो कुछ दूर चलने के बाद रुक जाएगी। क्यों रुक जाएगी? कि जब वो गाड़ी धक्का दोगे तो टायर और रोड के बीच में घर्षण बल लगेगा। जब आपने धक्का दिया तो घर्षण बल क्या हो गया? कम हो गया। लेकिन जैसे जैसे धीरे धीरे आगे बढ़ेगी तो घर्षण बल के कारण गाड़ी धीरे धीरे रुक जाएगी। टायर पर घर्षण बल लगना स्टार्ट होगा तो गाड़ी धीरे धीरे रुक जाएगी। ये बात आपको समझ में आ गया? तो आपको घर्षण बल से रिलेटेड ये सब जानकारियां आपको दिमाग में याद होना ही चाहिए। चलिए अब समझते हैं कि आखिर में घर्षण बल के लाभ क्या है। अगर घर्षण बल हो रहा है कहीं, ठीक है, तो फायदा क्या है? देखिए फायदा क्या है। पहली तो फायदा यही है कि अगर आपके पास साइकिल है, ठीक है, अगर टायर में आपने देखा होगा गोटी बना होता है। क्या बना होता है? गोटी। टायर साइकिल हो गया, या आप देखोगे कोई भी गाड़ियां हो गई जिसमें टायर होता है, उसमें आप देखोगे क्या होती है? गोटियां बनी होती है ना। वो गोटियां क्या काम करता है? जब रोड पे चलती हैं तो वो गोटियां और रोड के बीच में कांटेक्ट होकर के घर्षण बल लगाती है। क्या लगाती है? घर्षण बल। और जब घर्षण बल ज्यादा हो जाएगा तो जो साइकिल है, गाड़ी है, वो रोड पर फिसलेगी नहीं। क्या नहीं होगी? फिसलेगी नहीं। वरना घर्षण बल कम हो गया तो क्या हो जाएगी? गाड़ियां फिसल जाएंगी। तो बात आपको समझ में आ रहा है ना? यानी घर्षण बल के कारण ही रोड पर जो गाड़ियां है ना, वो चल पाती हैं। क्यों?
क्योंकि गाड़ियों का जो टायर है उनके बीच में गोटी होता है और वो गोटी पृथ्वी के सतह पर यानी रोड पर क्या लगाता है, बल लगाता है। यानी दोनों जब कांटेक्ट में आते हैं तो बल काम करता है, घर्षण बल, जिसके कारण गाड़ियां चलती है। अगर वही आप देखोगे कि जिस गाड़ी का टायर घिस जाता है ना, तो वो गाड़ी क्या होती है, फिसल जाती है। क्या हो जाएगी, फिसल जाएगी। जैसे ही ब्रेक लगेगी तो फिसल जाएगी। क्यों कि गोटी है ही नहीं तो घर्षण बल लगेगा नहीं, और घर्षण बल ही तो रोकने का काम कर रहा है। तो ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया। ऐसे ही ट्रेन देखिए, ट्रेन और ट्रेन की जो पटरी होती है वो घर्षण बल के कारण ही तो ट्रेन चल पा रही है, वरना अगर घर्षण बल कम हो जाएगा तो ट्रेन का पटरी तो जो चक्का है वो तो घूमेगा, लेकिन एक ही जगह पे घूमेगा, स्लिप कर जाएगा। क्या हो जाएगा, स्लिप करता जाएगा। आपने देखा होगा ना, जब आप कुछ करते हो तो क्या करती है, एक ही जगह पे बार बार स्लिप करती है। तो स्लिप होने का मतलब यही हुआ कि उनके बीच में घर्षण बल नहीं लग रहा है। अगर घर्षण बल लग रहा होता तो वस्तुएं स्लिप नहीं करती, आसानी से आगे की तरफ बढ़ जाती। तो ट्रेन चल पाती है घर्षण बल के कारण ही। उसके बाद हम लोग देखोगे जो चप्पल पहनते हैं, चप्पल के नीचे भी गोटी होता है, वो हमें पृथ्वी के सतह पर चलने में मदद करती है। भाई सतह पर चलोगे तो गोटी क्या करती है, सतह के बीच, पृथ्वी के सतह और गोटी यानी चप्पल के नीचे वाला सतह, इनके बीच घर्षण बल लगता है और इसी घर्षण बल के कारण हम लोग आसानी से चल पाते हैं। लेकिन अगर यही आप देखोगे बरसात के मौसम में, है कि नहीं, बरसात के मौसम में जब चप्पल पहन के निकलोगे और जिसका चप्पल के नीचे वाला गोटी खिया गया होगा ना, वो फट से उलट जाएगा, दांत चियर देगा वहीं पे। तो जैसे उल्टेगा ना तब हे हंसने लगता है। गिरने के बाद क्या होता है, हे हंसने लगते हैं, है कि नहीं, गिरने के बाद हंसने लगते हैं, ताकि उसके बाद हंसते हैं तो देखते हैं कोनो देखा तो ना रहा ना, तो इसे देखेंगे कोनो देख नहीं रहा था, उसके बाद हंस के धीरे से झाड़ झूर के निकल जाएंगे। समझ रहे हो ना, ये सबके साथ होता है गिरने के बाद। तो जब बारिश का मौसम आ जाएगा तो चप्पल में अगर गोटी है ही नहीं तो आप सोचिए, आप स्लिप कर जाओगे, जैसे स्लिप करोगे तो नीचे गिर जाओगे। वही बचपन वाला हाल हो जाएगा। जो पोयम था ना, लाला जी ने केला खाया, है ना, केला खाकर छिलका वहीं पे गिराया, शायद ऐसे ही कुछ था, मुझे करेक्ट याद नहीं है, ठीक है। तो वो लाला जी वाला हाल हो जाएगा केला खाकर, है ना। कहा जाता है ना कि केले के छिलके पर पैर मत रखिए। क्यों, क्योंकि देखिए केले के छिलके के बीच में आप देखोगे जो घर्षण बल कम होता है। जैसे केले के छिलके पर पैर रखोगे ना तो फट से स्लिप हो जाएगा। क्यों, क्योंकि उसके बीच घर्षण बल कम होता है। तो आपको समझ में आ रहा है कि घर्षण बल का फायदा क्या है। घर्षण बल से ही चलना संभव है। अगर घर्षण बल नहीं होता तो हम लोग चल नहीं पाते। जैसे आप समझिए, अब घर्षण बल नहीं है, इसका क्या समझिए, अगर घर्षण बल नहीं है, जैसे पानी के अंदर आप चलोगे ना तो पानी देखिए, मान लीजिए कि पानी आप इतना गहरा है, जैसे पैर रखोगे तो पूरे पैर जितना डूबेगा पैर उतना तक पानी भर जाएगा। अब बताइए, उतना सतह पानी से कनेक्ट हो गया ना जी, तो उस पर कनेक्ट हो गया तो उस पर क्या लगेगा, घर्षण बल लगेगा, उस पूरे सतह पर घर्षण बल लगेगा, इसलिए पानी में चलना कठिन हो जाता है। अब बालू देख लीजिए, बालू में भी आप नहीं चल पाओगे। क्यों, क्योंकि बालू में भी घर्षण बल और आपके पैरों के बीच घर्षण बल ज्यादा हो जाएगा। और जब घर्षण बल क्या हो जाएगा, मतलब कि तो वहां पे आप काम नहीं करेगा। जब जितना बहुत ज्यादा ही घर्षण, देखो बहुत ज्यादा घर्षण बल हो गया तो भी आपके लिए दिक्कत है, ठीक है, चलना मुश्किल हो जाएगा। और बहुत कम घर्षण बल हो जाएगा तो स्लिपे कर जाओगे। इसलिए मीडियम में ही घर्षण बल चाहिए, है कि नहीं। जैसे मान लीजिए आप कहीं खड़े हो, आपका पैर में चिपक गया जमीन में, तो घर्षण बल ज्यादा हो गया ना जी, तो क्या चल पाओगे, नहीं। अगर चिपका भी नहीं है, एकदम स्लिप कर रहा है, आप जैसे खड़ा हुए उलट गए, खड़ा हुए उलट गए। जैसे फर्श, अगर आपके घर में फर्श होगा, टाइल्स वगैरह होता है, उसमें तेल वगैरह गिर जाता है, तो पैर रखोगे ना तो सड़क से गिरोगे, है ना, छिलक के जाओगे एकदम घर के अंगना में, है कि नहीं। तो मम्मी बोलेगी का बोल रहे, तो कुछ ना नहीं, का बोल का आवाज के लिए, तो का कहोगे, पूछू ना। अब मम्मी तो समझ ही जाएगी कि कहीं ना कहीं ससुरा उल्टा रहा है, बता नहीं रहा है ना। तो वही चीज, तो लाभ आपको समझ में आया कि घर्षण बल के कारण ही चलना संभव है। जो मशीन के पार्ट पुर्जे होते हैं ना, घर्षण बल के कारण ही चल पाते हैं, मूवमेंट्स कर पाते हैं। लेकिन सोचिए, क्या लाभ ही है, नहीं, हानि भी है ना, हानि भी है। घर्षण बल से हानि भी होता है। अब कहोगे सर ये हानि कैसे होता है, तो देखिए, अब सोचिए, ये एक सतह है, एक ये सतह है, इन दोनों सतह के बीच ऐसे करिए, ये घर्षण बल हो रहा है। अब देखिए, आप ज्यादा करोगे ना तो बीच में गर्म उत्पन्न हो जाएगा, हीट उत्पन्न हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हीट, और हीट के कारण ये सतह हो जाएगा खराब।
अब खराब हो गया तो भैया आप क्या करोगे बताइए, कोई दिक्कत होगा? खराब हो जाएगा तो क्या करेंगे? नया लगवाएंगे। सेम कंडीशन वही होता है, जब हम चप्पल पहनते हैं तो चप्पल का नीचे का गोटी जब खिया जाता है तो स्लिप करने लगता है, तो क्या करते हैं? नया चप्पल खरीद लेते हैं। तो बताइए घर्षण बल की हानियां भी तो हैं। अब वो स्लिप कर जाता है तो हम नया लगवा लेते हैं, और स्लिप अगर करता है तो हम नया खरीद लेते हैं, स्लिप नहीं करता है तो हमें फायदा है कि हम आसानी से क्या कर पा रहे, चल पा रहे। ठीक है, पैरों के बीच में अगर चप्पल नहीं भी पहने हो तो हमारा पैर और पृथ्वी के सतह के बीच में भी तो घर्षण बल लग रहा है, तभी तो चलना संभव है। नहीं तो बरसात के मौसम में चलेंगे ना तो वही गाएंगे बरसात के मौसम में, है ना, तो वही हाल हो जाएगा। अब समझिए यहाँ पे हानि क्या है। हानि तो आपको समझ में आई है ना कि हानि क्या है कि जब दो सतह एक दूसरे से रगड़ करेंगी तो उनमें हीट उत्पन्न होगा। क्या होगा? हीट, ऊष्मा, और वही ऊष्मा उसको गर्म करके खत्म कर देगा, नष्ट कर देगा। यानी सबसे बड़ा हानि यही है कि जब दो सतहें एक दूसरे के संपर्क में आएंगी या जब गति करेंगी ना तो घर्षण उत्पन्न होगा, और वो घर्षण के कारण ज्यादा घर्षण होगा तो हीट उत्पन्न होगा, और हीट से वो चीजें खराब हो जाएंगी। इसीलिए उस हीट को कम करने के लिए हम लोग यहाँ पे स्नेहक का प्रयोग कर रहे थे, यानी तेल, ग्रीस, ग्रेफाइट, तमाम जो भी आपके पास स्नेहक के रूप में है उसका इसमें क्या किया जाता है? प्रयोग किया जाता है। तो आपको घर्षण बल से संबंधित इतनी जानकारियां समझ में आया या नहीं आया, एक बार कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा, और ना नहीं बताओगे ना तो फिर हमको कुछ ना कुछ गाना गाना पड़ जाएगा, है कि नहीं। चलिए, तो ये हो गया हमारा घर्षण बल। ठीक है, घर्षण बल से इतना डिटेल्स आपको याद रखना ही रखना है। चलिए, अब हम लोग जानते हैं कि आखिर में घर्षण बल के प्रकार, यानी घर्षण के प्रकार, किसका? घर्षण के प्रकार। देखिए, समझिए कैसे कैसे हो सकते हैं। मैं आपको पहले नाम लिखकर दिखाता हूं फिर समझाता हूं। देखिए, पहला है स्थैतिक घर्षण। क्या है? स्थैतिक घर्षण। दूसरा है सीमांत घर्षण। सीमांत घर्षण। और तीसरा है गतिक घर्षण। गतिक घर्षण। देखिए गतिक घर्षण ये भी दो है, एक है सर्पी घर्षण, सर्पी घर्षण, और दूसरा है लोटनिक घर्षण, है ना। ये बात आपको समझ में आ गया। देखिए अब समझिए ध्यान से। पहला है स्थैतिक घर्षण। स्थैतिक घर्षण क्या है? यानी जब दो वस्तुएं रुकी हुई हों, है ना, मान लीजिए कि एक वस्तु ये है, एक वस्तु ये है, ये ऐसे रख दिया तो दोनों वस्तुएं रुकी है ना, है ना। जब दो वस्तुएं रुकी हुई हो तो उन दोनों वस्तुओं के बीच लगने वाला जो घर्षण है वो आपका स्थैतिक घर्षण होगा, याद रखिएगा। यानी जब वस्तुएं गति ही नहीं करेगी, जैसे गाड़ी रोड पर रुकी हुई है, तो वो जो घर्षण लग रहा है टायर और रोड के बीच में वो होगा आपका स्थैतिक घर्षण। क्या होगा? स्थैतिक घर्षण। क्लियर हो गया? समझ में आ गया? चलिए, दूसरा आता है सीमांत घर्षण। सीमांत घर्षण क्या होता है कि जब मान लीजिए कि जब दो वस्तुएं हैं, अब हम इसको धक्का दे रहे हैं तो वस्तु जैसे चलने ही वाला होता है, चल नहीं रहा है, बस ऐसे लग रहा है कि अब चलेगा, अब चलेगा, अब चलेगा, है ना। तो जैसे चलने ही वाला होता है उस समय जो घर्षण होता है ना वही आपका सीमांत घर्षण होता है। क्या होता है? सीमांत घर्षण। दिमाग में याद हो गया? सुनिए, कहने का मतलब क्या है कि जब रुकी हुई है तो स्थैतिक घर्षण, और जैसे चलने वाला होता है, चल नहीं रहा है, सिर्फ चलने वाली होती है, अब लग रहा है कि अब चलेगी, अब चलेगी, अब चलेगी, लेकिन चल नहीं रही है, उस समय चलने वाली जब होंगी वस्तुएं ना, उस समय जो घर्षण होगा वो आपका सीमांत घर्षण होगा। कौन सा होगा? सीमांत घर्षण। दूसरा आता है गतिक घर्षण, यानी तीसरा गतिक घर्षण। गतिक घर्षण क्या है कि जब वस्तुएं गति कर रही हो, क्या कर रही हो? गति कर रही हो, तो उनके अंदर जो घर्षण उत्पन्न होगा वो होगा गतिक घर्षण। यानी गति करती हुई वस्तुओं के बीच अगर घर्षण उत्पन्न होता है तो वो गतिक घर्षण होगा। अब गति दो तरह से होगा,
हो सकता है कोई चीज गोल गोल घूमे, जब गोल गोल घूमेगी, ध्यान रखिएगा, जब गोल गोल यानी लुढ़केगी, लुढ़क लुढ़क के चलेगी, है ना, जैसे बेलना होता है ना, रोटी बेलते हैं, तो बताइए बेलना रोटी के ऊपर कैसा चलता है, लुढ़क लुढ़क के, है ना। तो जब लुढ़क लुढ़क के चल रहा है तो बेलना और रोटी के बीच में जो घर्षण बल लग रहा है, घर्षण लग रहा है, वो घर्षण आपका लोटनिक कहलाएगा। कौन सा कहलाएगा? लोटनिक। जब लोट लोट के चल रहा है ना, है ना, उसी के ऊपर लोट लोट के ऐसे गोल 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 घूम के, तो लोट लोट के चल रहा है, वो लोटनिक घर्षण है। क्या है वो? लोटनिक घर्षण। और सर्पी घर्षण क्या है कि जब उस पे सरक रहा होगा, ये कब होगा? जब जो है कि वस्तुएं बिल्कुल फ्लैट हो। देखिए ये एक सतह है और इस पर देखिए ये है ना, तो देखिए अब ये चल रहा है, ऐसे चल रहा है, तो कौन सा घर्षण? देखिए ना, लोट लोट के चल रहा है कि नहीं, तो ये लोटनिक घर्षण है। कौन सा? लोटनिक घर्षण है। अब इसी चीज को ऐसे रगड़ के ले जाइए, रगड़ के, देखिए रगड़ के ले जाओ, घुमा नहीं रहा हूं, सिर्फ रगड़ कर ले जाऊं, तो ये कौन सा घर्षण है आपका? सर्पी घर्षण। कौन सा घर्षण है? सर्पी घर्षण। दिमाग में बैठ गया? जब ये रुकी रहेगी तो ये रुकी हुई है तो स्थैतिक, चलने वाली होती है तो सीमांत, और अगर ऐसे चल रही है, लुढ़क लुढ़क के चल रही है तो लोटनिक, है ना, और ऐसे चल रही है, सिर्फ रगड़ कर रही है तो रगड़ रगड़ के चल रही है ना, तो आपका हो जाएगा सर्पी घर्षण। बताइए समझ में आ गया? घर्षण के प्रकार भी आपने देख लिया, कैसे होता है ये आपको मैंने समझाया। अब समझिए, अब बताइए इनमें सबसे ज्यादा कौन सा घर्षण लगेगा? तो याद रखिएगा, सबसे पहले सबसे ज्यादा जो है कि आपका स्थैतिक, यानी जब दो वस्तुएं रुकी हुई रहेंगी तो वहां पे घर्षण ज्यादा होगा कि नहीं होगा? होगा ना। चलिए दूसरा, सीमांत में मत याद रखिएगा, क्योंकि ये सीमांत कुछ समय के लिए होता है ना, जैसे चलने ही वाला होता है, तो सीमांत को छोड़िए। दूसरा याद रखिएगा कि गतिक घर्षण में एक आता है सर्पी, एक आता है लोटनिक। देखिए सर्पी घर्षण में जब रगड़ रगड़ के चलेगा ना, तो यहाँ पे ज्यादा घर्षण होगा, यानी दूसरा आता है सर्पी घर्षण। और तीसरा आता है लोटनिक। लोटनिक में क्या होता है कि भैया कम घर्षण लगता है, यानी सबसे ज्यादा घर्षण अगर आपसे पूछा जाए किस सिचुएशन में लगता है, तो जब वस्तुएं रुकी हुई होती है, ये स्थैतिक घर्षण ज्यादा लगता है। दूसरा सर्पी घर्षण ज्यादा लगता है। तीसरा लोटनिक घर्षण ज्यादा लगता है। यानी आपको तीन चीजें याद रखनी ही रखनी है, यानी घर्षण के प्रकार में आपको ये जो चार मैंने बताया आपके दिमाग में बैठ जाना चाहिए, क्योंकि यहीं से प्रश्न पूछे जाते हैं और आधे से अधिक बच्चे गलती कर देते हैं। तो आपको घर्षण बल से संबंधित इतनी जानकारियां आपको याद रखनी है। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और साथ ही साथ आप प्रैक्टिस इसका जरूर कीजिएगा। घर्षण बल से संबंधित प्रश्नों का आप देखोगे कि आप बड़ी ही आसानी से सॉल्व कर लोगे। चलिए अब इस घर्षण चैप्टर का लास्ट टॉपिक हम लोग देखते हैं, पढ़ते हैं घर्षण गुणांक। क्या देखते हैं? घर्षण गुणांक। चलिए मैं इसे हटा देता हूं। आप स्क्रीनशॉट तो ले ही चुके होंगे, नहीं भी लिए हैं तो वीडियो को पॉज कर करके आप लिखते चलिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। तो बताइए, आपको एक बात तो समझ में आ गया ना कि घर्षण से हानि क्या है? तो घर्षण जो है क्या करता है कि वस्तुएं जब संपर्क में आती है ना, तो उनको गर्म कर देता है, और गर्म करता है तो उसमें उष्मा उत्पन्न होती है और उष्मा उस वस्तु को नष्ट कर देती है। इसका उपाय क्या है? तो आप तेल लगाइए, ग्रीस लगाइए, उसको ग्रेफाइट लगाइए, आप उसको स्नेहक के रूप में कुछ ना कुछ प्रयोग कीजिए, लुब्रिकेंट। इसलिए जब भी हम लोग गाड़ियां चलाते हैं, साइकिल चलाते हैं, तो आप देखोगे ना गाड़ियां जो होती हैं उसमें मोबिल डाला जाता है। डाला जाता है कि नहीं? आपने देखा होगा मोबिल। तो मोबिल क्यों डाला जाता है? क्योंकि देखिए गाड़ियों के अंदर जो पिस्टन होता है ना, पिस्टन जब अप डाउन चलता है तो उस पिस्टन ध्यान रखिएगा, जो पिस्टन होता है और पिस्टन का जो सिलेंडर होता है उसके बीच में घर्षण होता है। उसी घर्षण को कम करने के लिए क्या किया जाता है? आप ऑयल डाला जाता है, जिसे मोबिल बोलते हैं। बात समझ में आ रहा है? किसके किसके बीच के घर्षण को? जो पिस्टन का सिलेंडर है, जिसके अंदर पिस्टन इसे अप डाउन कर रहा है, उसके और उसके बीच में घर्षण उत्पन्न होता है ना, और घर्षण से हीट उत्पन्न हो जाएगा और हीट से पिस्टन खराब हो जाएगा। इसलिए वहां पर ऑयल भर दिया जाता है, ताकि मोबिल जब रहेगा ना तो उनके बीच में हीट उत्पन्न होने नहीं देगा, कम करता रहेगा, है ना। ये बात आपको समझ में आ गया? इस तरह किया जाता है, ठीक है। मतलब कि घर्षण को कम करना। अगर घर्षण कम नहीं करोगे तो बहुत सारी समस्याएं हो सकती हैं। मतलब मेन समस्या तो यही है कि भैया पहले हीट होगा। क्या होगा? हीट होगा। लेकिन अगर आपसे कोई पूछे कि बताइए, जितना ऊर्जा हम किसी वस्तु को चलाने में दे रहे हैं, गति कराने में दे रहे हैं, क्या वो ऊर्जा बेकार चला जाएगा? तो जी नहीं। जितना ऊर्जा हम वस्तु को चलाने में दे रहे हैं ना, वो ऊर्जा घर्षण में कन्वर्ट होकर के उसमें ऊर्जा में बदल जाता है। वो ऊर्जा वेस्ट नहीं होता है, वो ऊर्जा किस में बदल गया?
घर्षण से कन्वर्ट होकर के सीधे बदल गया उष्मा में, और उष्मा से पूरा हीट हो जाएगा। आप देखोगे ना, वेल्डिंग भी किया जाता है तो दो वस्तुओं को ना ऐसे मान लीजिए ये एक छड़ है, एक ये छड़ है, बहुत तेज रोटेट करा करके हीट कर दिया जाएगा। जैसे रोटेट होकर एक दूसरे से सटा के रोटेट कराएंगे ना तो गर्म हो जाएगा, और गर्म हो करके वेल्डिंग हो जाएगी, जिसे फ्रिक्शन वेल्डिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फ्रिक्शन वेल्डिंग। यानी दो वस्तुओं को रगड़ रगड़ के क्या उत्पन्न कर देना? हीट। हीट से ये दोनों वस्तुएं एक दूसरे से जुड़ जाएंगी, और जैसे जुड़ेंगी तो वहीं पे कौन सा? आपका फ्रिक्शन वेल्डिंग। कितना आसान है, कितना सिंपल है, समझत वालों। हाँ तो देखा लो। देखो नेक्स्ट हम लोग को पढ़ना है घर्षण गुणांक, है ना, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, यानी घर्षण गुणांक। समझिए घर्षण गुणांक क्या होता है। देखिए ये समझिए एक सतह है, ये एक सतह है, इस सतह के ऊपर एक वस्तु रखी गई है। क्या रखी गई है? एक वस्तु रखी गई है। तो वस्तु का भार नीचे की तरफ काम करेगा, ठीक है, और एक भार जो नीचे की तरफ काम कर रहा है, तो इस भार को बराबर करने के लिए एक ऊपर की तरफ बल काम करेगा। क्या काम करेगा? बल काम करेगा, जिसे बोलते हैं अभिलंब प्रतिक्रिया बल। क्या बोलते हैं? अभिलंब प्रतिक्रिया बल, जिसे कैपिटल आर से डिनोट करेंगे। किससे डिनोट करेंगे? कैपिटल आर से। अब देखिए इस वस्तु पर घर्षण बल लग रहा है ना, तो मान लेता हूं कि वस्तु की गति ये वाला है, तो घर्षण बल इधर लग रहा होगा, है ना, घर्षण बल। क्या लग रहा है? घर्षण बल। ठीक है, मान लेता हूं घर्षण बल क्या है? एफ है, कैपिटल एफ है, याद रखिएगा। और अभिलंब प्रतिक्रिया बल आर है ना, क्योंकि वस्तु का भार अगर नीचे लग रहा है तो वस्तु के भार को कंट्रोल करने के लिए ऊपर दिशा में एक अभिलंब प्रतिक्रिया बल लगेगा। तो ये बात आपको समझ में आ गया, और ये घर्षण बल है और ये वस्तु की गति है। क्लियर हो गया? समझिए घर्षण गुणांक क्या कहता है। ठीक है, कि आपको एक बात याद रखना है कि किसी वस्तु के ऊपर लगने वाला जो घर्षण बल है ना, अभिलंब प्रतिक्रिया बल के समानुपाती होता है। याद हुआ, है ना? किसी वस्तु के ऊपर लगने वाला घर्षण बल अभिलंब प्रतिक्रिया बल के समानुपाती होता है। मतलब कि F समानुपाती R। याद रहेगा ना, है ना? किसी वस्तु के ऊपर लगने वाला घर्षण बल अभिलंब प्रतिक्रिया बल R के समानुपाती होता है, यानी F समानुपाती R। अब देखिए ये जो समानुपाती है, ये जब हटेगा तो इसके जगह पे आ जाएगा म्यू और ये R। अब यहाँ पे म्यू क्या है? तो याद रखिएगा म्यू जो है यही है आपका घर्षण गुणांक। क्या है? ये घर्षण गुणांक है। ये पॉइंट्स आपको याद रखना है। म्यू क्या है? घर्षण गुणांक है। यानी यहां से निकालोगे म्यू बराबर, तो क्या हो जाएगा आपका F बटे में कैपिटल R। F क्या है आपका? तो घर्षण बल। R क्या है? अभिलंब प्रतिक्रिया बल। क्या है? अभिलंब प्रतिक्रिया बल। यानी म्यू बराबर F अपान R, ये घर्षण गुणांक का फार्मूला हो गया। आपको ये याद रखना ही पड़ेगा, क्योंकि एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। क्लियर ना? बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, ये बात याद रखिएगा। घर्षण गुणांक का सूत्र क्या होता है? तो म्यू बराबर F अपान R। F क्या है? घर्षण बल। R क्या है? अभिलंब प्रतिक्रिया बल, जो ऊपर की तरफ लग रही है वस्तु के ऊपर। तो घर्षण बल और अभिलंब प्रतिक्रिया बल एक दूसरे के क्या होते हैं? तो समानुपाती होते हैं या अनुक्रमानुपाती होते हैं। क्लियर हो गया? चलिए नेक्स्ट बात आपको ये याद रखना है कि जो घर्षण बल यानी म्यू है, इसका कोई मात्रक नहीं होता है ना, और मात्रक के साथ साथ बीमा भी नहीं होता है। यानी इसका कोई मात्रक नहीं है, और क्या नहीं है? तो आपका बीमा नहीं है ना। याद रखिएगा कि घर्षण गुणांक का मात्रक और बीमा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? समझिए। देखिए ऊपर वाला घर्षण बल है और नीचे वाला अभिलंब प्रतिक्रिया बल है, यानी बल ऊपर बल नीचे, तो बल का मात्रक खत्म हो जाएगा। तो घर्षण जो गुणांक है इसका कोई मात्रक नहीं होता है। दूसरा चीज कि जो घर्षण गुणांक का जो मान होता है, याद रखिएगा 0 से 1 के बीच में घर्षण गुणांक का मान कितना होता है? 0 से 1 के बीच में घर्षण गुणांक का मान होता है। याद रखिएगा, ये बात आपको ध्यान रखना ही रखना है। अब नेक्स्ट पॉइंट, एक पॉइंट याद रखिएगा
ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट कि घर्षण के कारण, है ना, इस घर्षण के कारण जो किया गया कार्य होता है ना, वो क्या होता है, आप याद रखिएगा, ऋणात्मक होता है। क्या होता है? ऋणात्मक होता है। यानी घर्षण के द्वारा जो किया गया कार्य है वो आपका कैसा होता है? कार्य तो आपका ऋणात्मक होता है, क्योंकि घर्षण हमेशा विपरीत दिशा में लगता है तो किसी न किसी चीज को रोकने का काम करेगा। क्या करेगा? रोकने का काम करेगा। यानी जब आप आगे जाओगे तो पीछे की तरफ घर्षण लग रहा है, तो घर्षण लग रहा है तो रोकने का काम करेगा, यानी ऋणात्मक का काम करता है। तो घर्षण के द्वारा जो किया गया कार्य है ना, वो क्या होता है? ऋणात्मक होता है। प्रश्न याद रखिएगा, क्योंकि एग्जाम में पूछे जा सकते हैं कि घर्षण के द्वारा किया गया कार्य होता है शून्य, धनात्मक, ऋणात्मक या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना है कि घर्षण के द्वारा जो किया गया कार्य होता है वो आपका ऋणात्मक होता है। क्या होता है? ऋणात्मक होता है। यानी घर्षण का पूरा टॉपिक, इस चैप्टर का जितना भी कंपटीशन में पूछा जाता है या आपको हर जगह पर ये देखने को मिलेगा, A to Z कंपटीशन के अंतर्गत या 11th 12th में अगर आप पढ़ रहे हो तो ये चैप्टर आपको आएगा घर्षण, तो उसमें से मोस्टली प्रश्न 70 to 80% आप 11th 12th में कर लोगे और कंपटीशन में 99% इससे बाहर प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आप जो है कि इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और साथ ही साथ आप इसका उदाहरण जरूर पढ़िएगा। बार बार चीजों को पढ़ोगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा। उदाहरण के लिए सिर्फ एक ही चीज कहूंगा, बस आपको इतना याद रखना है कि जब दो वस्तुएं एक दूसरे के सतह में आएगी तो उनके बीच जो घर्षण होगा वही आपका घर्षण है ना, और जो उसके अंदर बल उत्पन्न हो रहा है वो घर्षण बल है। तो चलिए आप जो है कि इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। जय हिंद।